हमने लास्ट क्लास के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर लिया था। हेडिंग डाले रेडियो एक्टिविटी। एक क्वेश्चन इससे भी पक्का। दो चीजें हमने, दो टॉपिक पढ़े हैं, दोनों से एक एक आता है। तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे भी एक फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, रेडियो एक्टिविटी। बचपन में कई बार इसका नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव कुछ कार्टून वगैरह के अंदर भी देखा होगा, कैप्टन प्लैनेट आता था कार्टून नेटवर्क पे, नहीं आता था? तुम वो हंगामा वाले हो क्या? पोगो वाले हो? सिंचेन, जियान, नोबिता, सुजुका। शिजुका, जियान। चलिए, रेडियो एक्टिविटी तो बात कर ही लेंगे क्या है, लेकिन उसके लिए बेसिक चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए होती। अच्छा, हमारे पास में कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम किसी भी चीज का, उस एलिमेंट को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा पहले कई बार। अच्छा, यहाँ पर जब अगर कोई एलिमेंट, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, आयरन, कुछ भी ले ले, सबसे पहले यहाँ पर नीचे की साइड में क्या लिखा जाता है उसका? Z। और यहाँ क्या होता है? A। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, Z और इधर A। ये रिप्रेजेंटेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये चीजें क्या क्या होती है? अच्छा, A क्या होता है? A क्या होता है? एटॉमिक मास। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अच्छा, एक्चुअल में एटॉमिक नहीं, तो नाम है एटॉमिक नंबर। ये एक्चुअल में किस चीज का नंबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर हमारे पास में जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स है ना? तो एक्चुअल में अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? न्यूट्रॉन यहां देखो, ये क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर कौन घूमते रहते हैं? किसने बताया था इसके बारे में? बोर्ड ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज और ऐड कर दी। डी ब्रोय ने भी इसके बारे में बता दिया। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करें एटम में, तो बोर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करें और उसमें भी वेव एंट्री करते हैं, तो डी ब्रोय। ये कंसेप्ट है चीजें। अच्छा, प्रोटॉन का मास तुम्हें पता होगा, mp, ये mn, लगभग बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अगर प्रोटॉन का मास m बोला, m ऑफ p, तो उसका 1837 टाइम्स इतना होता है। तो लगभग 2000 या 1000 टाइम्स कम बोल दें तो। अच्छा, मान लो इसका मास है 1, तो इसका कितना होगा? 0.001 लगभग। अरे नीचे 1000 तो है ही ना। तो ये तो अगर इसमें इसको ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो अगर मुझसे बोला जाए इस एटम का मास क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दें। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि लगभग दोनों बराबर है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम, तो इसको अगर ऐड ना भी करें तो भी चलेगा। तो यहां से हम लिखते हैं कि जो न्यूट्रॉन का ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मुझे पता है जो A जो है वो पूरा एटम का मास, उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कम, इन दोनों के कंपैरेटिवली कम होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होती है? A माइनस P। अच्छा, P जो होता है वो एक्चुअल में Z ही तो होता है। तो n की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है कि यार A माइनस Z, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये कुछ नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन काम आएंगे ना, यहाँ पर बहुत काम आएंगे, इसलिए हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर कभी ना कभी लाइफ में ये भी पढ़ा होगा, आइसोटॉप, आइसोबार। आइसोटॉप क्या होता है? ये Z दोनों में सेम, तो आइसोटॉप। आइसोबार सब में A। कुछ लोग, कुछ किसी को इसमें दिक्कत है क्या? याद रह जाता है या कभी भूल जाते हैं? आइसोटॉप, आइसोबार। प्रोटॉन का नंबर बराबर होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए।
आइसोटॉप और आइसोबार। आइसोटॉप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने चाहिए, आइसोबार में ए इक्वल होना चाहिए। ठीक है। एक एको टर्म आती है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ाया तो जाता है लेकिन बहुत कम। आइसोटॉप क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत कम यूज होता है लेकिन होता है। एक और चीज है फिर तो, आइसो डायफर। नाम सुना है? आइसो डायफर क्या होता है? सुना नहीं सुना है? आइसोटॉप का मतलब होता है Z सेम, इसका मतलब होता है A सेम। एक टर्म और होती है आइसोडायफर, काम आएगा आइसोडायफर। आइसोडायफर वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें N-P नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, इन दोनों का मास सेम होता है, नंबर्स तो अलग अलग हो सकते हैं ना। जैसे सोडियम, प्रोटॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ए कितना है? 23। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन छुपा हुआ है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 12। ये 12 और 11 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट जिसमें ये N और P इन दोनों का डिफरेंस है कितना? 1। वहां पर भी 1 आ जाए तो वो और ये आइसोडायफर होंगे। N-P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर डिफरेंस इक्वल है दो एलिमेंट्स में तो वो आइसोडायफर होते हैं। यहां काम आएगा इसलिए कुछ चीजें हम यूज में ले रहे हैं। अच्छा, एटम के बारे में बात कर लेते हैं। एटम जो होता है, क्या वो न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर ये जो दोनों होते हैं इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, साइज देखते हैं, साइज ऑफ एटम। एटम की साइज बड़ी होगी या फिर न्यूक्लियस की? बताओ, साइज किसकी बड़ी होगी? एटम जो होता है, ऑब्वियसली बात है, एटम मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियस। तो छोटा कौन है? न्यूक्लियस। तो जो छोटा वाला, ये वाली साइज जो होती है, ये होती है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर या फिर 8 एंगस्ट्रॉम लेवल पर ये होता है। न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 यानी कि फर्मी। बता सकते हैं एटम कितना बड़ा है न्यूक्लियस? 10⁵ मतलब 1 लाख। अगर न्यूक्लियस की साइज इतनी है तो जो पूरा एटम होगा उसकी साइज इसके कंपैरिजन में 1 लाख गुना बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आराम बहुत दूर दूर घूमता है। अगर ये वाली साइज न्यूक्लियस एक्स साइज है तो ये 10⁵ टाइम्स ऑफ एक्स होगा। दिख रहा है ना? -15 और -10 में ये 10⁵ टाइम्स ज्यादा बड़ा है, तो ये साइज आ रही है। आगे बढ़ो, अभी तो बेस बन रहा है, फिर जब रेडियो एक्टिविटी में एंट्री मारेंगे तब आएगा असली मजा। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या नाम दिया उनको हमने? न्यूक्लियन। यार, वो न्यूक्लियस के बीच में भी फोर्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फोर्स विदिन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 3 तरह के फोर्स होते हैं। पहला ग्रेविटेशन फोर्स होने के लिए क्या चाहिए? मास। क्या न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशन मास होता है? हाँ, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उनका मास है, और मास है तो होगा। लेकिन शायद तुमने इलेक्ट्रो पढ़ लिया और इलेक्ट्रो के अंदर ये बात किया होगा कि यार सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻34 टाइम ज्यादा होता है। अगर मैंने ग्रेविटेशन फोर्स 1 न्यूटन बोला तो 10⁻34 न्यूटन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे हमने तो मास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में 10⁻3 का डिफरेंस था लगभग, उसको ही नेग्लिजिबल मान लिया। तो यहां तो 10⁻34 का डिफरेंस है, वो ही नेग्लिजिबल। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके कंपैरिजन में एक और फोर्स पढ़ते हैं हम, मैंने बहुत पहले एक बार नाम लिया हो। यूनिवर्स के अंदर कितने यूनिवर्सल फोर्स होते हैं? कभी बताया गया? 4। वो बचपन में भी पढ़ाया जाता था ये चीज।
कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में? मास, हटाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में? चार्ज, हटाओ। न्यूक्लियर फोर्स के दो टाइप हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। कोई एग्जांपल बता सकता है? न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स, ठीक है। वीक वाले को देखते हैं, काम की चीज है बहुत। वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अभी मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मुझ पर अभी कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटी, ये तो ग्रेविटेशनल वाला यूनिवर्सल फोर्स हो गया। एक और लग रहा है नॉर्मल। नॉर्मल कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में। कौन कौन कांटेक्ट में? मेरा पैर और ये सरफेस है ना। मेरा प्रोटॉन और उधर एक इलेक्ट्रॉन है। अरे मेरे पैर में कोई ना कोई तो एटम, बहुत सारे एटम्स हैं, वैसे वहां सरफेस पर भी एटम है। उस सरफेस में प्रोटॉन, उसके एटम में प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। मेरे पैर में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें एक, कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा लूं, उसमें प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। यहां का प्रोटॉन वहां के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, वहां का प्रोटॉन मेरे पैर में जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या ये एटम्स के बीच में फोर्स लग रहा है? ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक न्यूक्लियर फोर्स है। इसलिए तो तुमने शायद एक नाम सुना होगा कि नॉर्मल रिएक्शन, क्लास 11 में पढ़ाया था एनएलएम में, जो नॉर्मल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्यों? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। साथ में क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? क्या इधर भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स मोशन, चार्ज मोशन करता है तो कौन सा फोर्स हो रहा है? मैग्नेटिक। तो उधर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मेरे पैर के एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो यहां भी कौन सा फील्ड आ गया? मैग्नेटिक। दो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंटरेक्ट करेंगे तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो टोटल फोर्स बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो नॉर्मल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और ये किस किस के बीच में है? यार मेरे एटम के न्यूक्लियस और उस एटम के न्यूक्लियस के बीच में, वहां के इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अब इसको वीक क्यों बोलते हैं? ये लो, हटा दो, कांटेक्ट खत्म, वीक यूं ही टूट जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं ये एक्चुअल में, अगर हमारे पास में एक ये और ये, यहां का प्रोटॉन यहां का प्रोटॉन दो अलग अलग है, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि मेरा पैर और ग्राउंड के बीच में था। लेकिन अगर एक ही के अंदर बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक ही के अंदर कोई फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसको आराम से नहीं तोड़ा जाता, इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वो तोड़ते हैं, आराम से नहीं टूटेगा। हाँ, मैं एनर्जी दूंगा इसको तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये नहीं टूटेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चार तरह के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग। जो तुमने 11 के अंदर मैकेनिक्स में जितने भी फोर्स पढ़े हैं वो सब वीक न्यूक्लियर फोर्स है। फ्रिक्शन, टेंशन एंड नॉर्मल, ये सब वीक न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन हटा दिया, कांटेक्ट हट गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स। टेंशन, रस्सी को खींचना बंद कर दिया तो मॉलिक्यूल्स खींचना बंद हो जाएंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रो, वीक और स्ट्रॉन्ग यही होता है। हम तीन टाइप के फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि मास तो है ना, न्यूक्लियस के अंदर मास तो है ना, तो मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स को अगर मैं कंपेयर करूं किससे, इलेक्ट्रो से, न्यूक्लियर से, तो सबसे वीकेस्ट है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, सॉरी न्यूक्लियस, प्रोटॉन का 10⁻⁻27, एक का मास -27, दूसरे का मास -27, तो Gm1m2 -54, 10⁻⁻54, अरे बहुत कम। फिर उसके ऊपर G भी आता है आगे, G में 10⁻11, तो -54 -11 -65, बहुत कम हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रो में देखें, इलेक्ट्रो में क्या आता है
KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं बहुत सारी चीजें लिखता इसलिए नहीं हूं ताकि तुम लोग सुनो अच्छे से। लिखा हुआ तो कोई गधा नहीं पढ़ लेगा। अच्छा लिसनर होगा तो इनके साथ साथ बहुत सारी चीजें सुनना सीख लेगा। जो सुन लेता है उसको घर में पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है। KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू पावर कितनी आती है? 10 टू द पावर 9। हटाओ। चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज 10 टू द पावर माइनस 19, दूसरे पर भी 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस 19 माइनस 19 माइनस 38, माइनस 38 और K पे कितना था? 9। 38 और माइनस 38 और 9 माइनस 29, इधर है माइनस 29, उधर क्या था? माइनस 65। 10 टू द पावर 36 तो यही आ गया डिफरेंस। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन फोर्स में। तो यहां से इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड फोर्स क्या आएगा? क्योंकि यार अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो है। चार्ज है क्या अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर कौन कौन है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो किसके बीच में लगता है? बिटवीन चार्ज। तो क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या? हाँ। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में? क्या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में? अरे इस पे चार्ज है, इस पर नहीं है, इस पर चार्ज नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो यहां कोई नहीं लगेगा। अच्छा, ये कौन सा वाला होगा? रिपल्शन। प्रोटॉन प्रोटॉन पे तो रिपल्शन। तीसरा फोर्स होता है जो सबसे, जिसके बारे में हमें बात करनी है, न्यूक्लियर फोर्स। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये फोर्स के बारे में बात करनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कौन कौन से फोर्स आ गए हमारे पास में? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर। ये इससे बहुत बड़ा होता है, 10 टू द पावर 34 36 बोल दिया। ये उससे और बड़ा होता है। अगर ये 1 है तो ये 10 टू द पावर 34 होगा, और ये उसका 100 टाइम्स ज्यादा होता है, 10 टू द पावर 36, 100 टाइम्स ज्यादा होता है। इससे 100 टाइम्स ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इस ऑर्डर में होता है। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके अंदर ही एंट्री करेंगे। बेस जो बनाना था वो बन गया, उसके अंदर एंट्री है। स्टूडेंट्स घर जाना स्टार्ट कर दिया, तो आधी हो गई क्लास। कितने लोग अभी रात को निकल रहे हैं? कितने लोग जा ही नहीं रहे? ये बात नहीं, उनमें वो हाथ खड़े मत करो जो यहीं रहते हैं। कल मैं पहली बार इस बिल्डिंग से आगे इस साइड गया था, हॉस्टल में। और नाम तो नहीं पता है, लेकिन एक हॉस्टल देखा था यार। एक रूम के अंदर 3-3 लोग। बहुत बड़ा होता है। हाँ देखा था मैंने कल, बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर कोई ऐसे अगड़ाई भी ले ले तो लगा हाथ उधर रखते हैं। ये लोग टेबल भी नहीं देते यार पढ़ने के लिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन का आंसर दो। अगर किसी मेटल सरफेस पर हमने लाइट गिराई और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, इधर ध्यान दो, लिखो मत, इधर ध्यान। किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिराई, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इससे क्या पता चला अभी तक? न्यू से एनर्जी किसकी? लाइट कितनी? hd। फिर गिरेगा वर्क फंक्शन, माइनस कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी पहले की आधी कर दी उसे मेटल पे, तो काइनेटिक एनर्जी पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगी या कम होगी? फ्रीक्वेंसी कम कर दी, फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो एनर्जी कम, वर्क फंक्शन वही, तो डिफरेंस कम। डिफरेंस कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम। 2 से तो कम ही आएगा। इस साल ये क्वेश्चन आया था, लेकिन गलत क्वेश्चन था। नीट ने बेवकूफी करी। उन्होंने बोला कि पहले फ्रीक्वेंसी इतनी थी न्यू, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब आधी कर दी तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। गलत है, उसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन हाँ उसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो ऑप्शन में था वो आ रहा है, लेकिन टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो इसको चैलेंज किया जा रहा है, बोनस किया जाए क्वेश्चन, क्योंकि है ही क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन ही गलत है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। लेकिन हाँ, मैक्स सबने, जिसको आता था सबने वही आंसर लगाया, उन्होंने बिना सोचे समझे सॉल्व कर दिया और आंसर अपने आप आ गया। लेकिन अगर सोचे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कम करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। हमें पता चला कि यार सबसे पहली चीज तो किसी भी एलिमेंट में ए क्या होता है, जेड क्या होता है। जेड जो होता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अच्छा, ऐसा बोल सकता हूं कि जेड जो है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है? नहीं, जेड जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्योंकि अगर मुझे चार्ज करना, किसी भी पार्टिकल को चार्ज करना होता है ऑब्जेक्ट को, तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं, प्रोटॉन का तो नहीं करते। इस चैप्टर में करवा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो न्यूक्लियस में हम प्रोटॉन अंदर से प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए होता है। ग्रेविटेशन फोर्स मास के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में, और बहुत प्रोटॉन प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन बना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का बना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट्स तो चार्ज के बीच में होता है फोर्स, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में बना। ये वाला फोर्स किसके बीच का फोर्स है? फोर्स बिटवीन किसके बीच का है? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस तो सब है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो यहां पर ये लिख सकता हूं कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इसको मतलब नहीं, अगर चार्ज पर डिपेंड करता तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता ना, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लग ही रहा है, न्यूक्लियन है तो न्यूक्लियन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। अच्छा, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, ये भी तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लगेगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स लगेगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये सारे फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इक्वल होते हैं, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो। चार्ज से इसको मतलब ही नहीं है, ये तो न्यूक्लियन के बीच का फोर्स होता है, तो हर एक के बीच में सेम होता है। भाई डिस्टर्ब ना करें, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं और इधर से भी डिस्टर्ब होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। नेक्स्ट चीज, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इज डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स। डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स मतलब, अच्छा ये न्यूक्लियर होते कहां है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? फर्मी लेवल 10⁻⁻15 मीटर, वो भी डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स, अट्रैक्शन, रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोथ। यहां पर क्या होगा? रिपल्शन, क्योंकि तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। लेकिन यार इलेक्ट्रोस्टैट्स का जनरलाइज फॉर्म में बात करूं तो यार वो तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। डिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे? यार हर कोई न्यूक्लियस ये चाहता है कि उसके न्यूक्लियन जो है वो स्टेबल रहे। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट चाहती है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, वैसे ही हर एक न्यूक्लियस चाहता है कि उसके जो न्यूक्लियंस है वो स्टेबल रहे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से मिनिमम हो। अगर एक न्यूक्लियन, ये एक न्यूक्लियन है, ये दूसरा न्यूक्लियन है, चाहे प्रोटॉन, अच्छा चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, क्या नाम से ये न्यूक्लियर फोर्स अलग होते हैं क्या? नहीं, कोई भी हो चलेगा। किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं? डिस्टेंस पर। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अच्छा ये न्यूक्लियस है कहां? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? 10⁻⁻15, यानी कि 1 फर्मी लेवल। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो फर्मी लेवल से और छोटी होगी। तो अगर ये वाली डिस्टेंस जो है 0.81 फर्मी, यानी तो बहुत कम है, 1 फर्मी से कम है, तो यहां पर होगा। तो इस वाले केस के अंदर ये दोनों यहां पर ये स्टेबल होगा। तो हर एक चाहता है कि यार यहां पर हर कोई चाहता है कि न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ये रहे। अगर कभी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस उससे ज्यादा आ जाए तो,
आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.85 आ जाए तो ये क्या चाहेंगे, ये एक दूसरे को वापस से स्टेबल आने के लिए 0.81 फर्मी लेवल पर लाएंगे। अच्छा, ये 0.81 फर्मी लेवल कहां से है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि यहां पर ऐसा होता है इस वैल्यू पर। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा Fn, ये कौन से नेचर का होगा, अट्रैक्शन का। अगर कई बार ये फर्मी लेवल से भी, ये जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम वाली उससे भी कम हो गए तो अरे यार ये तो ज्यादा ही पास में हो गए, इनको तो स्टेबिलिटी के लिए 0.85 में होना, 0.81 में होना चाहिए था। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये रिपेल भी कर सकते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि अगर चार्ज पर डिपेंड करता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दे देते ना, ये क्यों देते हैं न्यूक्लियर फोर्स, तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, ये भी है। तुमने पढ़ा होगा जैसे एक कौन से नंबर होते हैं केमिस्ट्री में, क्वांटम नंबर्स। एक स्पिन क्वांटम नंबर s होता है, +½ -½ बस। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी घूमते रहते हैं अंदर ही अंदर। अगर एक न्यूक्लियन ये है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, अच्छा प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, क्या फोर्स का डिफरेंस आएगा क्या, नहीं, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इन दोनों का जो स्पिन है वो सेम है, मान लो इसको हमने +½ नाम दिया, इसको भी +½ नाम दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो P ये आ गया। सेकंड वाले केस में यहां पर P है और ये N है। अरे और भी तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, प्रोटॉन एक ही थोड़ी ना होगा, न्यूट्रॉन एक ही थोड़ी ना होगा। मान लो 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है मान लो, तो 10 में से एक कॉम्बिनेशन हो सकता है सेम ऑर्डर में घूम रहा तो उनके बीच का फोर्स, और एक हो सकता है अगर ये +½ लिया स्पिन तो ये वाला अगर -½ हुआ तो एक फोर्स ये आ गया नया वाला, तो इस वाले फोर्स को F1 नाम दिया, इस वाले फोर्स को F2 नाम दिया। अगर सेम स्पिन है तो वो फोर्स ज्यादा होगा अपोजिट वाले के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियर फोर्स पहली चीज, कौन से फोर्स होते हैं, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। दूसरा, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, कोई सा भी कॉम्बिनेशन लो सबके बीच में फोर्स सेम आएगा। लेकिन अगर ये मेरे से बोला जाए किस बात पर डिपेंड करते हैं, स्पिन पर और डिस्टेंस पर। ये अट्रैक्शन नेचर का है या रिपल्शन नेचर का, यार ये चाहते हैं कि 0.81 फर्मी लेवल की डिस्टेंस पर न्यूक्लियन हो, इतने पर होगा तो यह स्टेबल है, इससे ज्यादा दूर हुआ तो यहां लाने के लिए अट्रैक्शन करना पड़ेगा, इससे पास में हुआ वापस वाले जाने के लिए रिपल्शन करना पड़ेगा। स्पिन सेम, दो न्यूक्लियन जिनके बीच में फोर्स देखना, अगर वो सेम स्पिन कर रहे हैं तो उनके बीच में फोर्स अपोजिट वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये लिखो, ये 45 क्वेश्चंस है। मैटर वेव वैसे तो सफिशिएंट है जो हमने पढ़ा है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए 45 क्वेश्चन इस तरह से करना कि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो तुम्हें ये 45 नहीं, इनमें से 5 या 10 ही क्वेश्चन करने पड़े, मार्किंग होनी चाहिए। रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है कि नोट्स पढ़ें, मॉड्यूल सॉल्व करें या ये डीपीपी सॉल्व करें, सब में इतने क्वेश्चन। लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं करोगे तो मन ही मन में लगता है कुछ तो मिस हो रहा है। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए इसमें से कई क्वेश्चन होंगे जो पैटर्न पूरा नोट्स में ही होगा, तो उन चीज़ों पर कभी मार्क मत करो, क्योंकि तो नोट्स पढ़ेंगे तो वापस कवर हो ही जाएंगे। तो ऐसी चीज करो, जैसे एक क्वेश्चन है, जिन्होंने इलेक्ट्रो पढ़ा होगा वो सब कर लेंगे, 17, 23, 24। ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मैटर वेव के साथ साथ इलेक्ट्रो से भी रिलेटेड है, मोशन ऑफ चार्ज से, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, तो वो काम आएगा यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा, ये तो हर बार करना है। और वो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, तो इनमें से एक लास्ट 2019 में भी आ गया था।
पिछले चलो अब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बेस जो बनाना था वो बन गया। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। कितने तरीके? 3। थर्मोआयनिक हीट दे दो, फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, और एक और था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तरीके हमने पढ़ लिए। अब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना तो सीख लिया, अब उस एटम में अंदर जा रहा है, न्यूक्लियस में जा रहा है, उनमें से चीजें निकालेंगे, है ना। ये एकदम हायरार्की कि कहां से कहां जा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, अब अंदर जा रहा है। यार केमिस्ट्री में 2 वर्ड पढ़े होंगे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? अपने आप। तो रेडियो एक्टिविटी होती है जो अपने आप हो जाए। कई बार जैसे होता है कि यार वहां रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उस साइड मत जाओ, उस एरिया में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वो अपने आप रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एमिट कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं चुपचाप। हम तो वो तो वहां रखा हुआ अपने आप रेडियो एक्टिव मटेरियल निकाल रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस है। तो रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तुमने कभी बचपन में पढ़ा हो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है? कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें एक रिएक्टर होता है, वहां यूरेनियम वगैरह डाल देते हैं और यूरेनियम में न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं। पढ़ा है क्या? नाम सुना है कि न्यूट्रॉन फेंका जाता है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन नहीं फेंका जाए तो कुछ नहीं होगा। यानी कि क्या वहां पर स्पॉन्टेनियस हो रहा है क्या? एक्स्ट्रा नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से करवाया जा रहा है फेंक के, इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रेडियो एक्टिविटी नहीं करती, इसको हम बोलते हैं, अभी आगे नाम आएगा, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली कुछ बाहर से फेंक के मारा, उसको परेशान करते हैं, फेंक के मारा। आर्टिफिशियल एक नाम और यूज किया जाता है, ट्रांसम्यूटेशन, वो आगे आएगा जब पता चल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी मतलब खुद से कुछ एमिट कर देना, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, क्या? न्यूक्लियस के अंदर से एमिट करना। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसी चीजें निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो यहां लिखो, इट इज स्पॉन्टेनियस emission of particle. It is spontaneous emission of particle from unstable nuclei. न्यूक्लियस और न्यूक्लिया में क्या डिफरेंस है? हिंदी में, मराठी बोले एक वचन बहुवचन, एक वचन अनेक वचन, ऐसा बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं एक वचन बहुवचन, बहु एक वचन अनेक वचन। तो इनमें से अनेक कौन सा हुआ? न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई, ठीक है। इट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू गेट स्टेबिलिटी। These emitted particles are known as radioactive substance. Periodic table कुछ पता है? 7 क्या? 7 पीरियड के कहना क्या चाहती हो? मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा था पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किस बेसिस पर होता है? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अरेंज किया जाता है या फिर जेड के हिसाब से? इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो नहीं होता। मुझे बस एक चीज बताओ, अगर कोई पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहर निकाल रहा है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चेंज होगा? अगर कोई मटेरियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे क्या? क्योंकि ये तो न्यूक्लियस से हो रहा है। न्यूक्लियस में किस बात के इलेक्ट्रॉन्स? तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो एज इट इज रहेगा।
लेकिन प्रोटॉन तो कम ज्यादा हो सकते हैं। और अगर प्रोटॉन कम ज्यादा हुए तो जिस मटेरियल ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकाला उसकी पीरियोडिक टेबल पे पोजीशन चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो सेम रहे लेकिन प्रोटॉन तो चेंज हो सकते हैं, और अगर प्रोटॉन चेंज हो गए तो फिर तो उसकी पोजीशन चेंज होनी है पीरियोडिक टेबल पे। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से नहीं, प्रोटॉन के हिसाब से पोजीशन होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है लेकिन प्रोटॉन चेंज हो सकते हैं। इट्स अ सेकंड पॉइंट, इट्स अ न्यूक्लियर प्रोसेस। इट इज न्यूक्लियर प्रोसेस in this process electron configuration of atom do not get changed. In this process electron configuration of atom do not get changed. But position of element in periodic table may changed. But position of element in periodic table may changed. ब्रैकेट में लिख देना अपने समझने के हिसाब से। पीरियोडिक टेबल किस हिसाब से चलती है? Z के हिसाब से। Z चेंज हो सकता है। चलिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, कुछ रदरफोर्ड ने इसका कुछ काम किया था। मूवी देखिए परमाणु? नहीं देखिए। मिर्जापुर के अलावा कुछ और भी देख लेंगे। ये एक बॉक्स बनाया रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए। ये जो बॉक्स था ये लेड बॉक्स है। लेड जो होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल का बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। परमाणु मूवी के अकॉर्डिंग कौन अच्छा एब्जॉर्बर है? तो तुम मूवी देखते क्या देखते हो? नहीं पता है तुम्हें? कितने लोगों ने मूवी देखी? पर हीरो कौन है उसमें? तो मुझे बताओ उसमें कितने लोगों ने ढंग से देखी मूवी? तुम लोग मूवी नहीं देखते, न पढ़ते हैं न मूवी देखते, करते क्या हो तुम लोग? बातें करते हैं, व्हाट्सएप टिकटॉक बनाते हैं। लेड जो होता है, लेड ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो सब्सटेंस निकल रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअल में प्याज, अनियन ये भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। उस मूवी के अंदर यही चीज बताया गया कि जोधपुर जो था, पोखरण जोधपुर से 40-50 किलोमीटर, वहां पर जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, लक्ष्य मेहरा सर वहीं के हैं। लक्ष्य मेहरा सर मतलब नहीं, लक्ष्य मेहरा सर तो थोड़ा जोधपुर के ही हैं। अपने बजरंग सर भी वहीं के हैं जोधपुर से। लेड बॉक्स जो होता है वहां पर जब 1999 शायद तब उसी टाइम की बात थी, उस टाइम पर जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो जो एक्चुअल में भी जोधपुर और उसके आसपास के सारे एरिया से जो मंडी होती है था अनाज की, वहां से पूरा का पूरा जो प्याज है वो गायब हो गया था। क्यों? क्योंकि वो प्याज चाहिए था पोखरण में जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट होना था। क्योंकि अगर वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट से अगर रेडियो एक्टिव इमिशंस निकले तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला तो चाहिए था। लेड बहुत महंगा पड़ता है, प्याज बड़ा सस्ता था। अब बात अलग है, अब सरकार अब सहन नहीं कर सकती है, लेकिन उस टाइम पर बहुत सस्ता हुआ करता था। तो पूरा प्याज उस जगह पर फैला दिया गया था ताकि वो जितना भी रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले उसको एब्जॉर्ब कर ले। उनका काम सिर्फ था कि चेक करना कि फूटता है नहीं फूटता है। फूट गया, अब उसके बाद में चीजें भी तो चेक करनी है। कोई गया है क्या उस साइड? तुम में से टूरिस्ट प्लेस है यार, जोधपुर है, जो जोधपुर जाता है वो पोखरण जरूर जाता है। घर जाने का टाइम, तो जब घर जाने का टाइम आता है तब कहाँ जाता है? जब आता तो होगा, अभी तक नहीं आया, अभी बीच में आया था थोड़े दिन।
2-3 महीने पहले, तब कहाँ गया था? पक्का खुद के घर गया? ये होता है लेड बॉक्स बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने इस लेड बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कैविटी बनाया था और यहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया था। ये है रेडियो एक्टिव मटेरियल, और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है वो अनस्टेबल होता है और वो अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स एमिट करता रहता है। अब वो पार्टिकल्स कैसे थे पता नहीं, यहां पर ऊपर की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ, यहां पर उसने कुछ एक टर्मिनल्स बना दिए। इलेक्ट्रो पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से सीख जाओगे ये चीज। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो मुझे तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां आएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो रदरफोर्ड ने देखा, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने देखा कि अगर हमने लेड बॉक्स के अंदर एक छोटी सी कैविटी बनाकर रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया और ऊपर टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ पार्टिकल्स हमें यहां पर टकराते हुए दिखे। कुछ पार्टिकल्स यहां टकराए, कुछ पार्टिकल नेगेटिव साइड में टकराए, और कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए। ये पढ़ा हुआ है कहां? रदरफोर्ड में पढ़ा है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रख दे तो उस पर फोर्स लगेगा, और जहां फोर्स लगेगा, अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर कोई पार्टिकल चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा तो उस पर चार्ज नहीं है। अच्छा वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये वाला पार्टिकल इधर चला गया, जाना चाहिए था सीधा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री किया मुड़ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने लगा। ये कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, तो जरूर ये पॉजिटिव रहे, तो यहां पर ये पॉजिटिव पार्टिकल है। यार ये सीधा जा रहा था ये वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मुड़ गया, तो जरूर ये क्या होगा? नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये न्यूट्रल है। लेकिन इसके पास में भी ये क्वेश्चन कहीं मैंने देखा भी है, पता नहीं कहाँ है, किसी जेईई मेंस या फिर एम्स वगैरह में आया था, ये नहीं दिया हुआ था प्लस और माइनस नहीं दिया था। तुम्हें ऐसा ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ ये माइनस दे दिया जाए, ये प्लस दे दिया जाए, तो हमें पता है इधर क्या आने वाला है? इधर नेगेटिव, इधर क्या आने वाला है? और ये सबको पता है। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए ये है, बताओ ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है या ये पूछा जा रहा है। मैग्नेटिज्म का फंडा काम में आएगा, पढ़ा होगा तुमने। तुमने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज क्या होती है? वेलोसिटी चेंज हो सकती है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट। मैंने एक दिन पहले भी बोला था, थोड़े दिन पहले, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को फेंका जाता है तो उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होती। वो सर्कुलर मोशन कब करता है? जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के परपेंडिकुलर तो घूम जाता है। अच्छा, कुछ चार्ज छोटी सर्कल में घूमते हैं, कुछ बड़े में घूमते हैं, वो भी पढ़ा होगा। यार जो पार्टिकल हेवी होगा उसको घुमाना आसान है या मुश्किल? और उसको अगर वो इधर घूमना चाह रहा है तो घूमने के लिए वो एकदम धीरे धीरे, और जो हल्का होगा वो एकदम से घूम जाएगा, और जो हल्का होगा वो एकदम से घूम जाएगा तो उसकी रेडियस कम, और जो भारी होगा वो अगर स्लोली घूमेगा तो उसकी रेडियस ज्यादा। इस वाले की नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला फटाफट से घूम गया, लेकिन पॉजिटिव वाला थोड़ा धीरे, यानी कि पॉजिटिव वाला जो है उसकी रेडियस ज्यादा है। तो इनमें से किसकी रेडियस ज्यादा लग रही है तुम्हें पाथ में? इस लेफ्ट वाले की, तो लेफ्ट वाले की रेडियस ज्यादा है, राइट वाले की रेडियस कम है। जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, बस लास्ट चीज देख लेते हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है
वो पार्टिकल होता है, नाम सुना, थोड़े दिन पहले भी बताया था, अल्फा। ये है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल कैसा पार्टिकल होता है? हीलियम, डबल आयनाइज्ड हीलियम। ये जो नेगेटिव था वो है बीटा पार्टिकल। तुमने बीटा के बारे में सुना होगा, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, कभी सुना है? नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जो बीटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये बीटा कहां से निकला है? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल होता है। अल्फा हीलियम नहीं होता है, ये हीलियम जैसा पार्टिकल होता है। और हीलियम को तुमने लिखने, कभी मैंने लिखा है भी होगा 2He++, वो है। और ये जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल होता है वो होता है गामा पार्टिकल या गामा रे। तो अल्फा बीटा गामा कहां से निकलता है? न्यूक्लियस से। किसके? अनस्टेबल न्यूक्लियस से। अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा का निकलना ही क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। अपने आप होता है ये, अल्फा बीटा गामा अपने आप निकलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस इमिशन को ही बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। पत्थर फेंक के मारोगे तो ये अल्फा बीटा गामा नहीं, कुछ और निकलेगा, लेकिन अपने आप निकल रहा है तो अल्फा बीटा गामा है। इतना लिखो, बाकी कुछ ब्रेक के बाद ये कर लेना, आने के बाद में इसको डिस्कस करेंगे।